हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आज जो है हम न्यू कोड स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो बाकी के प्रीवियस वाले मैंने स्टार्ट किए वो चलते रहेंगे, पैरेलली आपके चलते रहेंगे यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि एक स्केड्यूल बना दूँ ताकि मैं आप सभी को वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूँ। फिज़िक्स का मैं अभी नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी ये सब बिना पढ़े पढ़ा देती हूँ, और फिज़िक्स में मुझे पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा उस पर मैं काम कर रही थी कि थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज़ कर लूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में है जो मैं वो डायरेक्टली पढ़ा देती हूँ। ठीक है, और बाकी जो आपका मैथ्स है, मैथ्स में भी मुझे पढ़ना पड़ता है और फिज़िक्स में मुझे ये दो पढ़ने पड़ते हैं, बाकी आपको मैं डायरेक्टली पढ़ा देती हूँ। जैसे कि ये केमिस्ट्री 133, इसका जो है एक कमेंट में आया था कि आप मुझे ये केमिस्ट्री 133 बताइए। ठीक है, तो मैं इसीलिए आज इसका लेक्चर नंबर 1 लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, और इसमें जो है आप पढ़ोगे, आप जो थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हो ना, बेसिकली थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हो, तो उसके बेस पर ही है ये, जिसको केमिकल एनर्जेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आप इक्लिब्रिया पढ़ोगे, फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आप इस वाले कोड में पढ़ोगे। तो फर्स्ट ईयर का ये कोड है, तो जो भी स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ पे ये भी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ताकि पैरेलली कुछ ना कुछ आपके अलग अलग कोर्सेज चलते रहें। बाकी केमिस्ट्री 149 की भी लेक्चर आज आ जाएगी, और उसके 3-4 लेक्चर और है, फिर वो कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद हम जो अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी पैरेलली है, तो उसका भी सेकंड लेक्चर बाकी है अभी लाना। अभी आपका इसके बाद जो है केमिस्ट्री 149 का लेक्चर आ जाएगा, तो इसके बाद आप वो कंप्लीट कर लेना। वो कोड एक कंप्लीट होते ही तो एक तो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद नेक्स्ट आपका है, वो भी मैं कंप्लीट तो कराती रहूँगी सारे। और आपके पास अभी जुलाई ख़त्म है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 4 महीने। लेकिन नवंबर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाऊंगी, और वन शॉट जो होगा आपको एग्ज़ाम में टाइम टेबल के हिसाब से होगा ना, तो 1-2 दिन पहले वन शॉट जो होता है वो, और आपको क्वेश्चन जो मैं देने वाली हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड होता है। तो PYQs अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं लाऊंगी, आपको विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी। विद सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मैं लिख के तो नहीं दूंगी, पर आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हलवा होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका केमिस्ट्री 133। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। केमिस्ट्री 133 में आपको जो पढ़ना है वो आपका केमिकल एनर्जेटिक्स पहले पढ़ोगे। ठीक है, फिर इक्विलिब्रिया पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे आप, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर। ठीक है, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम 1 पे। वॉल्यूम 1 पे जो आपको पढ़ना है वो आपका केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रिया पढ़ना है। ब्लॉक 1 में आप केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ोगे, ब्लॉक 2 में आप केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम आप पहले पढ़ के आए थे, तो आपके लिए ईजी होने वाला है ये। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा है। चलिए, ब्लॉक 1 के हम यूनिट नंबर 1 को आज बात करेंगे, जिसमें आपका बेसिक एक्सपेक्ट है। तो अगर थर्मोडाइनमिक्स में आपको क्या क्या, देखो जो सेकंड यूनिट है आपका, वो थर्मोडाइनमिक्स के लॉज है। ठीक है, यानी फर्स्ट लॉ, 0th लॉ, सेकंड, थर्ड लॉ। ठीक है, उससे पहले जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका, वो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करेंगे इस चैप्टर में, यूनिट नंबर 1 में। यूनिट 3 में आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, और आपका यूनिट 4 है सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, आ जाओ। तो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रो पढ़ोगे, इंट्रो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। उसके केमिकल थर्मोडाइनमिक्स पढ़ोगे और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ोगे। ठीक है, फिर थर्मोडाइनमिक की टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, जैसे कि आपका थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होता है, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस क्या होता है, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी पढ़ोगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ोगे। थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ना है जो 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है, इसीलिए आपको ये यहीं पे पढ़ना है। ठीक है, बेसिक में थर्मल इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ लोगे वो आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है। देन समरी एंड टर्मिनल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन करेंगे हम, ताकि हमें पता चले आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो आपका एनर्जेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द सिस्टम बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। आपका एनर्जेटिक्स का मतलब होता है आपको स्टडी करना होता है एनर्जी को। एनर्जी को आप टर्म्स में किस टर्म्स में करोगे, उसके फ्लो के टर्म्स में, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम और उसके सराउंडिंग में आप किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्म करते हो, एनर्जी का फ्लो करते हो, दैट इज़ एनर्जेटिक्स। एनर्जी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है, वर्क हो सकते हैं, ये सारी चीज़ जो होती है ना वो आपकी एनर्जेटिक्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ये आपका एरिया, बाय पुटिंग सुटेबल प्रीफिक्स बिफोर। जो केमिकल एनर्जेटिक्स है वो आपका स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन केमिकल सिस्टम, यानी आप पढ़ते हो स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ
एनर्जी, ठीक है, आप पढ़ते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी केमिकल सिस्टम में, तभी उसका नाम केमिकल एनर्जेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड इसकी इंपॉर्टेंस। आपको यहाँ पे केमिकल थर्मोडाइनमिक क्या होता है उसके बारे में एंड उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे बताना है इस टॉपिक में। तो देखो क्या होता है आपका थर्मोडाइनमिक। थर्मोडाइनमिक एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो कई सारे जनरलाइजेशन में या फिर ऐसी जनरलाइजेशन पे बेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। यानी कि आप जो थर्मोडाइनमिक पढ़ते हो ना वो एक मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में पढ़ते हो, यानी कि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ हो। माइक्रो के लिए बिल्कुल भी नहीं है आपका थर्मोडाइनमिक, आप एक मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में पढ़ते हो, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसके लिए आप पढ़ते हो ना, इसीलिए जो आपका थर्मोडाइनमिक है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ आपके किस पे फॉर्मुलेटेड है, आपके मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। मैक्रोस्कोपिक का मतलब समथिंग यू कैन फेल्ट सीन और हैंडल, थिंग्स दैट कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो आप थिंग्स जो मैक्रो का मतलब बड़ी बड़ी थिंग्स हो गए तो अपने नेक्ड आइज से देख सकते हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक ऑल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर होता है ये, ठीक है। तो आपका थर्मोडाइनमिक जो होता है ना वो ऑल मैक्रोस्कोपिक इंपॉर्टेंस सिस्टम में होता है। तो एक इंपॉर्टेंट इसकी यह हो गई कि जो आपका थर्मोडाइनमिक है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है आपके जितने भी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पे आपको पढ़ना है अब आपका जो टर्म है जो आपका थर्मोडाइनमिक, ठीक है। थर्मो का मतलब आपका हीट हो गया, डायनामिक जो है इसका मतलब हो गया मूवमेंट, यानी हीट का मूवमेंट। थर्मोडाइनमिक में आप पढ़ रहे हो हीट, ये मैं हीट लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, हीट का मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ हीट या हीट का मूवमेंट, ये होता है आपका थर्मोडाइनमिक, ठीक है, या फिर मोशन बोल सकते हैं। तो इसमें आप लॉ पढ़ोगे इस कोर्स में। अब आपका इंपॉर्टेंस में क्या होता है वो आपको जानना है थोड़ा थोड़ा। इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में देखो, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट थर्मोडाइनमिक कंसर्न ओनली विद माइक्रोस्कोपिक। देखो सबसे पहले मैंने बता दिया था कि आपका पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थर्मोडाइनमिक जो होता है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक या फिर लार्ज स्केल प्रॉपर्टी पे होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जैसे कि मैटर हो गया, मैटर आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या होता है आपकी माइक्रो है, यानी कि छोटी बॉडीज़ हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे आपका एप्लीकेबल नहीं है क्या, थर्मोडाइनमिक, ठीक है। द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो हम जानते हैं, ठीक है। तो इससे इंडिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका ये है कि आपका जो थर्मोडाइनमिक है वो आपकी माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाई होती है, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थर्मोडाइनमिक जो होता है एग्जैक्ट साइंस होती है आपकी, जिसमें आपको लॉ को एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो थर्मोडाइनमिक्स है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हो, राइट। दूसरी चीज़ और बाकी देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट केमिकल सिस्टम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थर्मोडाइनमिक स्टेबलिश क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग फिजिबिलिटी। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सॉरी मैं थर्ड लिखना चाह रही थी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी ये है कि आप जो है थर्मोडाइनमिक का यूज़ कर रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ये डिटरमाइन करना है कि स्पॉन्टेनिटी कैसी है रिएक्शन की। आपका फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसकी स्पॉन्टेनिटी कैसी है, फिजिबिलिटी। सेकेंडली थर्मोडाइनमिक हेल्प डिटरमाइन क्राइटेरिया एंड कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को भी डिटरमाइन करता है आपका थर्मोडाइनमिक, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखो। सेकेंडली हो गया द थर्मोडाइनमिक डाटा कैन बी प्रिडिक्ट डायरेक्शन इन विच सिस्टम मूव अटेन इक्विलिब्रियम, ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो एक्सटेंड यानी कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो आती है उससे भी एक्सप्लेन होता है आपका थर्मोडाइनमिक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आपका SAQ-1 में देखो क्या लिखना है आपको, स्टेट, यानी कि आपको इंपॉर्टेंस लिखना है थर्मोडाइनमिक के। तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए ना थर्मोडाइनमिक्स के वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है थर्मोडाइनमिक टर्मिनोलॉजी। अब आपको पढ़ना है थर्मोडाइनमिक्स में क्या क्या टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आपका आता है थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सिस्टम क्या है, हमें थर्मोडाइनमिक सिस्टम आप कैसे कहोगे। तो चलो देखते हैं। अ सिस्टम थर्मो इज डिफाइंड द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन फॉर द स्टडी। तो
तो आपका सिस्टम वो है जिस चीज़ पे आप स्टडी कर रहे हो, आपके अंडर स्टडी है, ठीक है, वो आपका सिस्टम होता है। थर्मोडाइनमिक सिस्टम आपका एक ऐसा पार्ट होता है यूनिवर्स का जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, वो आपका सिस्टम है। सिस्टम आपका लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सिस्टम जस्ट बी स्मॉल एंड सिंपल एज अ बीकर कंटेनिंग सर्टेन वॉल्यूम डिस्टिल्ड वाटर और लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। देखो जैसे कि आप बीकर है, बीकर में पानी ले रहे हो, तो आप स्टडी कर रहे हो बीकर के बारे में, तो वो आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। जैसे कि बीकर है, अगर आपने बीकर लिया तो ये स्मॉल अमाउंट का क्या हो गया, सिस्टम हो गया, आप बीकर में पढ़ रहे हो, ठीक है। या फिर आप एक बीकर कंटेनिंग सर्टेन वॉल्यूम डिस्टिल वाटर या फिर ओशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये आपका ओशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो सिस्टम हो गया आपका। बीकर के बारे में पढ़ रहे हो तो सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर स्टडी है, जो आप पढ़ रहे हो, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, वो आपका सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अब देखो आपकी एक चीज़ है कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम के पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। अब ये बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, ठीक है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। फिक्स का मतलब मूव करने वाली, इमेजिनरी मतलब हम इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं, यानी कि आपका जो सिस्टम है जिस पर आप स्टडी कर रहे हो उस पर कुछ ना कुछ आपकी वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। वेल डिफाइंड बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपकी बाउंड्री जो है वो सिस्टम की, देखो सबसे पहले रियल बाउंड्री, जैसे कि ये बोतल है, इस पर कैप लगा हुआ है, इस पर आप स्टडी करिए, कैप है बिल्कुल हमें दिखाई दे रही, तो ये रियल बाउंड्री हो गई। ये आपका ओजोन लेयर है, ओजोन पर जो आपका अर्थ है, अर्थ के पास ओजोन लेयर है, तो आपको दिखाई तो नहीं देती है ना, तो वो इमेजिनरी हो गई। तीसरा आपका सी वाला फिक्स्ड है, एकदम देखो डब्बा क्लोज, फिक्स्ड बाउंड्री है आपका, ठीक है। कैसा बाउंड्री है, फिक्स बाउंड्री। ये आपका कैसा है, मूवेबल है। मूवेबल कैसे, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है तो मूव कर सकते हैं आप, इसको मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। इस तरीके से आपकी जो होती है वो बाउंड्री होती है, ठीक है। डन है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिस्टम में भी होमोजीनस भी होता है आपका सिस्टम और हेट्रोजीनस भी होता है। अब कैसे होमोजीनस होगा, कैसे हेट्रोजीनस होगा, उसमें हम बात करेंगे। देखो होमोजीनस वाला सिस्टम जो है आपका, ठीक है, होमोजीनस सिस्टम इज़ वन ऑफ प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी पूरे सिस्टम में एक जैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। क्या होगी, पूरे सिस्टम में सेम होगी, इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, होमोजीनस बोल दिया। जैसे कि आपका बीकर कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट शुगर इन वाटर इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस। आपके एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्ट है, आपने सॉल्ट डाला है, शुगर को पानी में डाल दिया, ठीक है, तो आपके पूरे में वो एक ही चीज़ है, ठीक है, यानी शुगर आपने पानी में डाल दिया तो वो घुली हुई है, इसीलिए वो आपका जो होगा वो होमोजेनस सिस्टम हो जाएगा। दूसरी तरफ आपका हेट्रोजेनस सिस्टम होता है, दो या दो से ज़्यादा होमोजेनस सिस्टम को सेपरेट करते हैं फिजिकल बाउंड्री से। बीकर कंटेनिंग आइस इन वाटर, जैसे बीकर में आपने पानी में आइस डाल दिया तो एक बाउंड्री आ गई उसके अंदर, तो आपका हेट्रोजिनस सिस्टम हो गया, ठीक है। डन है। जैसे कि ये आपको दे रखा है, ये एग्जांपल है आपका कि आपने जो है होमोजिनस में शुगर डाल दिया पानी में, तो इस तरीके से बाउंड्री यहाँ पे सेपरेटली दिख रही है कि आपने आइस डाल दिया, तो आपका हेट्रोजिनस है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सराउंडिंग्स के बारे में। सराउंडिंग क्या होता है, थियोरेटिकली द रिमेनिंग अदर देन सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, जैसे आप बीकर पे वर्क कर रहे हो तो बीकर आपका सिस्टम हो गया, बाकी पूरी लैब हो गई, आसपास की जितनी भी लैब में चीज़ें हैं वो आपकी सराउंडिंग होगी, यानी अदर देन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज सराउंडिंग। डन है, ठीक है। आप देखो सराउंडिंग आपको पता चल गया, सिस्टम आपको पता चल गया। अब दो सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग पुट टुगेदर, आपने सिस्टम को देखो, सिस्टम मैंने लिख दिया ये आपका SYS, सिस्टम प्लस में सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम प्लस में सराउंडिंग एक साथ मिलकर रखोगे तो वो आपका यूनिवर्स है, ठीक है। वो क्या है, यूनिवर्स है। आगे समझ, तो आपका यूनिवर्स हो गया। प्रैक्टिकली सराउंडिंग आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच द सिस्टम कैन इंटरेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अभी आपका सराउंडिंग है, जो चीज़ है आपकी अदर देन सिस्टम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम आपके जो होते हैं ना, दो टाइप की होती है। देखो, एक आपका होता है ओपन सिस्टम, दूसरा आपका होता है क्लोज सिस्टम, ठीक है। द सिस्टम ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब देखो सिस्टम को अगर आप सराउंडिंग से सेपरेट करते हो तो उसके बीच में एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री से आप जो है सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करते हो। टाइप ऑफ थर्मोडाइनमिक डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री। तो इसके अकॉर्डिंग आपके सिस्टम जो होते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है आपका ओपन सिस्टम
दूसरा होता है आपका क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? इफ द बाउंड्री सिस्टम इज दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओपन सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें ये देखो ओपन सिस्टम है आपका, यहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है आपका और दूसरा एनर्जी बेस्ड ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अगर आपका एनर्जी और मैटर दोनों के दोनों ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिस्टम में, तो ऐसे सिस्टम को आप ओपन सिस्टम कहते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यानी मैटर का भी ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो दैट इज़ आपका ओपन सिस्टम होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ग्लास ट्यूब कंटेनिंग हॉट वाटर, जैसे कि आपका एक ग्लास ट्यूब है, इसमें आपने क्या डाल दिया? गर्म पानी। आपने इसको खुला छोड़ दिया तो देखो पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो रही है और आपका मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप की आपकी जो ये इस टाइप का सिस्टम आपका ओपन सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका क्लोज सिस्टम। देखो अब देखो, एक था ओपन, एक क्लोज और तीसरा जो है वो आइसोलेटेड है। तो पहले क्लोज में देख लेते हैं, क्लोज में क्या होता है। यहाँ पे नॉट परमिट द ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम, आपका मैटर यहाँ पे जो है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग के बीच में आपका मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपने पानी रखा, जैसे पानी रख दिया आपने, ठीक है, उसके बाद कैप लगा दिया, तो यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका क्लोज सिस्टम हो गया ये। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है। अगर आपने एक वेसल के अंदर पानी, गर्म पानी रखा है और उसे कैप से बंद कर दिया, तो आपका पानी ठंडा गर्म अंदर ही होगा ना, यानी मैटर का ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, बल्कि एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, तो आपकी क्लोज टाइप की होगी। तीसरी जो होती है आपकी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में देखो ऐसी बाउंड्री होती है, ना ही ट्रांसफ़र होता है हीट का, ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ना ही आपका मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना ही मैटर, ना ही दूसरी चीज़ एनर्जी। ठीक है, ये देखो, ये आपको एक बॉक्स के थ्रू ओपन सिस्टम में देखो दोनों चीज़ ट्रांसफ़र कर रही है, और आपका जो क्लोज्ड वाले में देखो एक ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मैटर है आपका ऑरेंज वाला, जो ऑरेंज एरो है वो आपका मैटर है, यानी मैटर और दूसरा क्या है? एनर्जी। एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पे मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, मैटर ट्रांसफ़र, यहाँ पे दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब स्टेट ऑफ सिस्टम देखते क्या होता है। स्टेट ऑफ सिस्टम, अब देखो डिफाइन थर्मोडाइनमिक सिस्टम और उसके टाइप्स आप देख चुके हो। ठीक है, और कैसे डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम को वो भी देख सकते हो, देख लिया आपने। वन ऑफ द वे कैरेक्टर्स इन डिफाइनिंग थर्मोडाइनमिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है आपकी। अगर आपका थर्मोडाइनमिक सिस्टम को मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में अगर इस टर्म में आपको देखना है, तो वो टर्म्स आपकी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, आपकी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी है आपके सिस्टम की, इसको हम स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये प्रॉपर्टीज़ आपको थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, या थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स कहते हैं, या फिर इन वेरिएबल्स को आप स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हो। यह आपके किस पर डिपेंड करती है? गिवन स्टेट सिस्टम पे, लेकिन पास हिस्ट्री पे नहीं डिपेंड करती है। स्टेट वेरिएबल जो होते हैं ना आपके, डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल्स, यानी कि अगर एक स्टेट वेरिएबल आपका दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड हो रहा है तो उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, ऑन विच इट इज़ डिपेंड आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो आपका ना गैस इक्वेशन, देखो मैं इसका डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ। जैसे कि आपका जो होता है गैस, आइडियल गैस इक्वेशन होता है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अगर मैंने वॉल्यूम को यहाँ से निकाल रही हूँ, ठीक है, वॉल्यूम आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपका डिपेंड कर रहा है किस पे? अब यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आपका nRT/P, इससे निकाल लेंगे। तो V आपका जो हो गया ना, ये इन लोगों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। nRT/P जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्यों? क्योंकि इस पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है, ये लोग किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, समझ में लग गया? तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। प्रेशर बिकम डिपेंडेंट इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लाइन लिखी है वो भी देख लो। देखो वॉल्यूम इज द डिपेंडेंट है, वेरियस अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ठीक है, समझ में लग गया? ये आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। अब आपको पढ़ना है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब जो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स होते हैं ना आपके गिवन सिस्टम में, उनको हम यहाँ पे दो ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो कि अमाउंट ऑफ द सिस्टम पे, यानी मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एक्सटेंसिव वो होती है जो आपकी डिपेंड नहीं करती है, वो आपकी एक्सटेंसिव हो गई।
इंटेंसिव वाली जो होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। देखो दोबारा बता देती हूँ मैं कन्फ्यूजन के लिए। आपका इंटेंसिव है, देखो इंटेंसिव, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, ऐसे याद रखना है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, यानी कि मास ऑफ द अमाउंट ऑफ द सिस्टम या फिर मास ऑफ द सिस्टम से इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव में जो डिपेंड होते हैं अमाउंट ऑफ सिस्टम पे वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। टेम्परेचर आपका क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है। टेम्परेचर ऑफ आइस, ब्रोकन स्लैब आइस, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरी तरफ वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। तो एक चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, इसको हाईलाइट कर लेना, द रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो आपका इंटेंसिव होता है, ठीक है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, यानी कि आपका वॉल्यूम एक्सटेंसिव था, एग्जाम्पल के लिए डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम आपकी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इन दोनों का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम आपकी डेंसिटी होती है, आपकी इंटेंसिव। अगर आपने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो लिया तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मास ऑफ द सिस्टम, देखो द रेशियो ऑफ एन एक्सटेंसिव वेरिएबल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो आपको पढ़ना होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कोई भी एक्सटेंसिव वेरिएबल है आपका, ठीक है, पर यूनिट मास, ठीक है, आपको क्या करना है, पर यूनिट मास कर देना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिव स्पेसिफिक वॉल्यूम, सिमिलरली आपका अगर नंबर ऑफ मोल्स को यानी कि पर मोल कर दें, अगर कोई भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम है उसको हमने पर मोल से डिवाइड कर दिया, ठीक है, पर मोल से, तो आपकी मोलर प्रॉपर्टी हो जाती है। और अगर आपने क्या किया, पर मास से डिवाइड कर दिया तो वो आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का कुछ ट्रिक भी दे दूँगी ना, जिससे आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको ये कंपैरिजन करना होता है ना कि आपका एक्सटेंसिव कौन सा है और इंटेंसिव कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी ट्रिक लग जाएगी, ठीक है। अब आपको जो पढ़ना है नेक्स्ट, वो आपको पढ़ना है थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। यहाँ पे अब बात करोगे थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस की, ठीक है। आ जाओ, चलो यहाँ पे देखते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होता क्या है। तो देखो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट क्या है उनका। थर्मोडाइनमिक सिस्टम में जब चेंज होता है उसके स्टेट में तो हम उसे थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, यानी कि उनके स्टेट में चेंज होता है। आपका देखो एक होता है इनिशियल स्टेट, दूसरा होता है क्या, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो देखो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस और अ चेंज इन स्टेट डिफाइन एज क्लियरली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल स्टेट आपका होगा, फाइनल स्टेट होगा, उसमें चेंज आ रहा है, यानी इनिशियल से फाइनल में चेंज आ रहा है, इनिशियल से फाइनल में चेंज आ रहा है, वो आपका क्या होता है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि इतने टेम्परेचर पे इनिशियल रेट इतना था, आपने इनिशियल स्टेट में इतना करा, फिर फाइनल स्टेट में कितना किया, इसमें जो आपका जो चेंज हुआ है वो आपका थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि फॉर द चेंज स्टेट ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अकर एटलीस्ट वन ऑफ द थर्मोडाइनमिक वेरिएबल चेंज हो जाता है। तो अगर आपका टेम्परेचर यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है थर्मोडाइनमिक का, तो आपका वेरिएबल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, अंडरलाइन कर लो कि टेम्परेचर अगर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपका पैरामीटर जो वॉल्यूम और प्रेशर होता है वो चेंज नहीं होते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अब आपका द सिस्टम अंडरगो नंबर ऑफ चेंज इन स्टेट, कई सारे स्टेट आ रहे हैं आपके, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से आपका बैक टू द इनिशियल स्टेट में आ जाता है। यानी कि आपका समझ लो एक प्रोसेस चल रहा है, इनिशियल स्टेट से गया फाइनल स्टेट, ठीक है, फाइनल स्टेट से गया फिर ये दोबारा से फाइनल से इनिशियल आ गया, यानी एक साइकिल बन गई। तो ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के आपके होते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। सम ऑफ दीज थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस वन वेरिएबल डज नॉट चेंज, ठीक है, एक वेरिएबल आपका रिमेन्स इनवेरिएंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट,
तो एक ना एक वेरिएबल आपका कांस्टेंट रहता है, एक ना एक वेरिएबल आपका कांस्टेंट होता है। तो इसमें हम आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस देखेंगे। इन प्रोसेस में स्पेशल नेम होता है सबका। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल। देखो प्रोनाउंसिएशन कितने अच्छे से दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा थर्मल का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियस चीज़ ये है कि इसके प्रोसेस, इसके नाम में टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट है। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका इस प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस इनटू वाटर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो एग्जांपल होता है, आप क्या कर रहे हो, 1 मोल आइस को पानी में चेंज कर रहे हो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो आपका ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आपका ये आइसोथर्मल प्रोसेस हीट फ्लो होता है सिस्टम में स्लोली, थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है, सराउंडिंग मेंटेन रहता है। तो ये आपकी हो गई आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या आपका कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। एडियाबेटिक, देखो कितने अच्छे से प्रोनाउंसेड दिए, एडियाबेटिक, ठीक है। ये इस प्रोसेस में नो एनर्जी एज हीट इज अलाउड टू एंटर लीव द सिस्टम। कोई भी एनर्जी और हीट, एनर्जी जो होती है अलाउ ही नहीं करती और सिस्टम में ना अलाउ करेगी ना ही चेंज होगी। इस प्रोसेस में थर्मली इंसुलेटेड, यानी कि इंसुलेटेड सिस्टम का काम हो रहा है। इंसुलेशन में क्या था, आपकी एनर्जी और मैटर दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो देखो यहाँ पे ग्राफ की भी बात करेंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइसोबारिक, उसके बाद आप ग्राफ देखो। देखो बारिक, बार किसका होता है, प्रेशर का। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है ना, बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार। तो आइसोबारिक जो प्रोसेस है वो आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर नो चेंज इन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, यानी कि प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट होता है। हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन सिस्टम, आपने ओपन वेसल में हीट कर रहे हो पानी को, और गैस जो होता है वो मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है। इसका एग्जांपल आइसोबारिक हो गया। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया प्रेशर में, दोनों केसेस में प्रेशर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के होता है। इसलिए आइसोबारिक प्रोसेस में आपका क्या होता है, बिल्कुल एकदम आइसोबारिक, ठीक है, कोई चेंज नहीं। आइसोकोरिक, कोरिक जो होता है ना वो आपका ये होता है वॉल्यूम के लिए, इसे हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, जैसे आप कंबशन कर रहे हो बॉम्ब कैलोरीमीटर में, वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है आइसोकोरिक सिस्टम का। आप देखो यहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं गैसियस सिस्टम में वो रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीवी डायग्राम। आपके पीवी डायग्राम पे ये डिपेंड करते हैं, जिसे हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। अब हम देखेंगे इंडिकेटर डायग्राम किस तरीके से, उसके बाद हम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे इसके। दिस प्रोसेस फॉर गैसियस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंट एज पीवी डायग्राम, तो उसे इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। इन ऑर्डर टू मूव ऑन द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, हमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको थर्मोडाइनमिक के पहले, वो वर्क, हीट एंड कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है सराउंडिंग इन सिस्टम में। उससे पहले अब हम ग्राफ देख लेते हैं। देखो आपके PV इज इक्वल्स टू NRT तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू NRT आपने पढ़ा था। आपका क्या है, आइडल गैस इक्वेशन। अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आपका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो रहा है तो ये आपके क्या होते हैं, ये सिर्फ ऐसे होते हैं जिसके कुछ ना कुछ वैल्यू, आपका नंबर ऑफ मोल्स है, और ये R जो है आइडल वो है आपका रियल नहीं कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, राइट। तो PV भी आपका कांस्टेंट हो जाता है इस केस में, यानी कि T अगर कांस्टेंट है तो आपका PV देखो डायरेक्टली है, तो PV कांस्टेंट हो जाता है। तो आइसोथर्मल में आपका अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मैंने ग्राफ बनाया, देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, तो कैसे ग्राफ बनेगा, यानी टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, PV कांस्टेंट। उसके में आपको देखना है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में आपका P की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी ग्राफ सेम बनता है। अब इसमें आपका जो मोस्ट स्टीपर ग्राफ बनता है, यानी कि जो यहाँ पे देखो सेम ग्राफ है आपका आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का। इन दोनों में कंपैरिजन इतना होता है कि आपका PV का पहले ज़्यादा डीप बनता है और कौन सा एडियाबेटिक का डीप नहीं बनता है। आइसोबारिक, देखो बार यानी कि प्रेशर, आपका प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बढ़ा रहे हो तो आप चाहे कुछ भी बढ़ा दो लेकिन प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर और वॉल्यूम PV में ही ग्राफ बनाते हैं आपका, ठीक है। और NRT जो होता है ना आपके उसके उस पर नहीं है, तो PV पे जो ग्राफ बनाओगे तो आपका इस तरीके से लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन किस में, आपकी आइसोबारिक में, और आइसोकोरिक में आपको याद रखना है कि जो ग्राफ में होता है वो आपका कैसा होता है,
वर्टिकल लाइन होती है। बस ये ध्यान में रखना है सारे पीवी ग्राफ्स। अब आपको सिंपली जो पढ़ना है वो वर्क पढ़ना है, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी पढ़नी है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है आपका, देन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर ख़त्म हो जाएगा आपका चैप्टर, ठीक है। पढ़ लेते हैं, आ जाओ। आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। तो वर्क के बारे में पढ़ने के लिए आपको पता है कि आप वी ऑल डू वर्क एंड नो एन एक्टिविटी रिक्वायर मस्कुलर और मेंटल एफर्ट। आपको कोई भी काम करने के लिए मस्कुलर इफेक्ट चाहिए, मसल्स का काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको पुलिंग करना हो, पुशिंग करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, देखो पुलिंग है, पुशिंग है, आप कर रहे हो ना, इसमें आपका फोर्स एग्जिट होता है, बॉडी आपको फोर्स एग्जिट करती है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए आपकी बॉडी काम कर रही है, फोर्स एग्जिट कर रहे हो आप। तो हम उसको कह सकते हैं कि आपका वर्क जो है वो डन हो चुका है। ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट मोर द वर्क, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है आपका उतना ज़्यादा वर्क होता है। देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट यानी कि देयर इज़ नो वर्क। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो आपका कोई काम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि आप वॉल को पुश कर रहे हो, देयर इज़ नो वर्क इन रिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय यू। कोई भी वर्क नहीं लग रहा, क्योंकि वॉल पे क्या होगा, कोई वर्क ही नहीं लग रहा, क्योंकि वॉल आपकी मूव ही नहीं कर रही है। अगर आप वॉल पे कितना भी धक्का मार रहे हो, क्या मूव करेगी वॉल आपकी? बिल्कुल नहीं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट लग ही नहीं रहा। तो आप कितना भी पुश कर लो, तो यहाँ पे आपका अगर नहीं लग रहा है, यानी मूव जो आपकी वॉल कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं है। मैकेनिकल वर्क को आप डिफाइन करोगे वर्क के लिए। लेट अस सी, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। फोर्स इज द एग्जाम्पल गिवन बिलो। हम आपको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। वी फाइंड द एप्लीकेशन फोर्सेस को इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। जब आप फोर्स लगाते हो तो आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो पर्सन से लेके कुछ ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है, कर रही है बिल्कुल ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उस चीज़ को बोल देंगे कि आपका वर्क हो रहा है। तो वर्क टू बी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विया फोर्स। आप जो है फोर्स लगाकर अपनी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर जो भी चीज़ आप उठा रहे हो या रख रहे हो या पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, उसमें आप कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो फोर्स लगा के, तो वो आपका वर्क हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये देख लेते हैं, फिगर आपका दिखा हुआ है मार्जिन ऑफ दैट फोर्स अप्लाई ऑन ब्लॉक, इट मूव बाय अ डिस्टेंस एस। तो आप अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक ब्लॉक पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसे आपने एफ बोल दिया, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिला होगा, तो डिस्टेंस एस से हिला होगा। इन दिस केस हैज़ बीन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पर्सन टू अ ब्लॉक। तो पर्सन ने क्या किया, अपना कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र किया है पर्सन ने ब्लॉक में। मैथमेटिकली वर्क प्रोडक्ट जो होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो होता है ना आपका मैथमेटिकली एफ डॉट एस होता है। क्यों? आपने कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये आपका हो गया वर्क, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है, यानी वर्क जो है आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये है आपका। जैसे आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, देखो आपका ये ब्लॉक है, आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो आपका जो ये ब्लॉक है वो यहाँ तक मूव किया, तो ये जितना डिस्टेंस इनके बीच में वो आपका डिस्टेंस हो गया, और वर्क लगाया आपने, तो वर्क जो है वो आपका कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सपोज एन ऑब्जेक्ट इन मोशन में, अगर आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉल है, वो मोशन में, एंड पर्सन शो इट डाउन बाय अप्लाइंग फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इट्स मोशन। और पर्सन ने उस पर एक फोर्स लगा दिया जिससे वो अपने वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया। इन अ केस द काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट वुड डिक्रीज। तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, यानी कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में था, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, वो रुक गया या फिर कम हो गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और ये जो होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पे हो जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पर्सन। तो ऑब्जेक्ट हैज़ डन ऑन द पर्सन, यानी जो ऑब्जेक्ट है वर्क हो चुका है पर्सन पे। इस वर्क को, ऐसे वर्क को जो आप रोक रहे हो, हम उसको नेगेटिव वर्क कहते हैं। समझ में आ गया होगा अब आपको वर्क जो बेसिकली होता क्या है और मैथमेटिकली किस तरीके से लिखते हैं। एनर्जी ट्रांसफर टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। अगर आपने एनर्जी ट्रांसफ़र की तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है ऑब्जेक्ट को, इंक्रीज़ कर रहा है उसकी एनर्जी, ठीक है, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बॉडी पे, तो डिक्रीज़ कर रहा है, कुछ तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी, कुछ एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होगी तो आपका पॉजिटिव वर्क, डिक्रीज़ कर रहे हो अगर आपको मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दे रहे हो, आपका नेगेटिव वर्क होगा। अब यहाँ पे देखो
थर्मोडाइनमिकली कैसे करेंगे डिफाइन वर्क को? अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम बाय मीन्स ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द चेंज इन इट्स स्टेट कंप्लीटली कन्वर्टिबल इनटू लिफ्टिंग ऑफ मास इन इट्स सराउंडिंग। यानी आपकी कितनी क्वांटिटी है एनर्जी की जो आपकी बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम में फ्लो कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है और उसके स्टेट में चेंज आ रहा है और वो आपकी लिफ्टिंग हो रही है मास को इनटू सराउंडिंग में। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, पहला वर्क अपीयर्स ऑन द बाउंड्री एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, सेकंड इट्स ओनली ड्यूरिंग अ चेंज इन स्टेट द सिस्टम। एसआई यूनिट जो होता है आपका पता है कि जूल होता है आपका वर्क का, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ यूनिट फोर्स होता है आपका 1 न्यूटन एक्टिंग थ्रू यूनिट डिस्टेंस। तो वर्क को जो है उसका एसआई यूनिट आपका जूल होता है। आपको समझ में आ गया होगा वर्क। हीट की बात करते हैं, आ जाओ। तो आपको नेक्स्ट चीज़ पढ़ना है हीट। हीट आपका एनर्जी है, दोबारा एक एनर्जी है इन ट्रांजिट। सपोज वी टेक टू बॉडी, आपने दो बॉडी ली डिफरेंट टेम्परेचर की, हॉट टू डिफरेंट एक्सटेंट, ब्रिंग थर्मल कॉन्टैक्ट में आए, वो क्या ऑब्जर्व करोगे आप? तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर बॉडी, यानी एक बॉडी आपकी हॉट है दूसरी आपकी कोल्ड है। तो यहाँ पे एनर्जी कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? आपकी हॉट बॉडी से क्या हो रहा है, दूसरी कोल्ड बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो आपकी हीट होती है। तो आप कैसे हीट को करोगे? देखो, एनर्जी ट्रांसफ़र टेक प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है आपकी टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से, उसे हम हीट फ्लो या फिर हीट का ट्रांसफ़र कह रहे हैं। एनर्जी का भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको हम हीट कहते हैं। हीट को आप क्यू से, स्मॉल क्यू से लेते हो, ये आपके थर्मोडाइनमिक के टर्म्स में होता है। थर्मोडाइनमिक्स के टर्म्स में आप हीट को कैसे डिफाइन करोगे? अ फॉर्म ऑफ हीट दैट इज एक्सचेंज एट द बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। आपका हीट जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एनर्जी है आपकी, वो एक्सचेंज हो रही है बिटवीन सिस्टम और उसके सराउंडिंग में, डिफरेंस और टेम्परेचर के बीच में। तो वो आपका हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हो रहा है, यानी कि स्टेट भी चेंज कर रहा है आपका और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंसेस भी है। तो वो आपकी हो गई हीट। ठीक, हीट अपीयर्स ओनली एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एंड सेकेंडली हीट अपीयर्स ओनली ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट। ये आपके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। हीट आपकी दूसरी होती है आपकी हीट कैपेसिटी सॉरी। हीट जो होती है नेगेटिव भी होती है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से, तो आपकी नेगेटिव होगी इसके सराउंडिंग में। नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कब आपका पॉजिटिव है कब आपका नेगेटिव है। हीट कैपेसिटी देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट, आप अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो, इट्स टेम्परेचर वुड इंक्रीज बाय सर्टेन वैल्यू। तो आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है कुछ वैल्यू से। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज बाय सर्टेन वैल्यू, जिसका आपका डेल्टा टी बोल दिया। क्वांटिटी ऑफ हीट इक्वल टू क्यू, हीट रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो आपका हीट जो है वो रिक्वायर हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, तो आपका होता है हीट कैपेसिटी। आप कैसे लिख सकते हो? क्यू जो है वो आपका हीट है, ठीक है। सी जो है वो आपका हीट कैपेसिटी है। तो अगर आप इसका स्मॉल क्यू है वो क्या हो गया सी, और आपका जो डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। आपका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आपका डेल्टा टी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, हीट हो गया। लेकिन हीट कैपेसिटी इधर से निकालो, अगर हीट कैपेसिटी तो आपका क्यू ऊपर आ जाएगा, डेल्टा टी नीचे आ जाएगा। तो क्यू बाय डेल्टा टी आपका क्या हो गया, हीट कैपेसिटी हो गई। यह इक्वेशन है, ठीक है। जूल हीट कैपेसिटी डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जब आप हीट, आपका जो हीट कैपेसिटी है ना वो क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एज हीट, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो आप हीट करने के लिए, आपका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तो वो आपका होता है क्या, हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता चल गया होगा। हीट कैपेसिटी जो होती है ना आपकी वो डिफरेंट फॉर्म में होती है। अब देखो कई सारे कंडीशंस में होती है आपकी हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम में होती है हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको हम सी भी बोल देंगे। जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, तो उसे हमने बोल दिया सीपी। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे आपका सीपी होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका सीवी होता है। इसके भी आपको पढ़ना है। अब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वो पढ़ना है। कन्वीनियंट डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अगर आपने हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास डिफाइंड किया, हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास, तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। और इसके एसआई यूनिट आपका होता है जूल, किलो इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हुआ है। देखो 20.70 किलो जूल ऑफ हीट, तो हीट को स्मॉल क्यू से करते हैं तो आपका 20.70 किलो जूल हीट दी हुई है।
ठीक है, ये देखो सप्लाई 5.0 मोल ऑफ वाटर, आपको जो है मोल ऑफ वाटर दिया हुआ है, यानी कि मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5.0। टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर कितना है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज बाय 80 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना है 25, फाइनल टेम्परेचर आपका कितना, तो 80 में से अगर मैंने 25 माइनस किया तो आपका 55 टेम्परेचर निकलता है। तो डेल्टा टी आपका निकल गया है कितना 55, ठीक है। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी, यानी कि सी निकालना है आपको, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी भी निकालनी है, यानी कि हीट कैपेसिटी को अगर आप मोल से कर देते हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकालनी है। आज वो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो ये आपका फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी का, जिसमें आपका Q और डेल्टा टी, तो आपको पता है Q इतना है, डेल्टा टी इतना है, तो मैंने निकाल लिया, तो 376.36 ये आपका निकल गया क्या, Q बाय डेल्टा टी करके आपकी हीट कैपेसिटी। उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी को कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, डिवाइडिंग वैल्यू बाय नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने जो वैल्यू मिली है उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, आपको 5 मोल दिया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया होता, एन आपको डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स 5.0, उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मोलर हीट कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आपको क्या करना होता है, अगर मैंने पहले बताया था कि आपको ग्राम से, यानी आपका वाटर है, वाटर के कितने मोलर मास है, ठीक है, मोलर ग्राम है, वाटर का आपको पता है कि 18 होता है। तो अगर जो आपको हीट कैपेसिटी मिली है उसको अगर आप इस मोलर हीट कैपेसिटी मिले डिवाइडेड बाय आप उसका मोलर मास से कर देते तो वो आपका आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं यार, बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको करना होता है। अब आपको पढ़ना है क्या, वैल्यू CP CV, इनकी वैल्यू पढ़नी है। CP मैंने क्या बताया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV जो होता है आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डिफरेंस इन देयर वैल्यू सिग्निफिकेंट आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपका CP और आपका M माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है। देखो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये इक्वेशन होती है आपकी, ये आपका लिखा हुआ है ना। R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है, हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ हीट पे, जितना भी। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट में मिलेगी, यानी CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो इस तरीके से आप CP और CV के अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है SAQ 5, देखो 0.5, देखो आपका मोल, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है N से 0.5 मोल, आइडियल गैस है, 298 केल्विन उसका टेम्परेचर है। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, यानी CP निकालना है आपको, इट्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको CV भी निकालना है। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये आपका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मोल्स भी पता होना चाहिए। वो आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया नहीं हुआ है CP और CV का यार, वरना मैं उसको भी बता देती CP CV का। चलो नेक्स्ट में आप पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा CP CV का, ठीक है। और डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगी ना, आपको सीधा पुट करके आंसर मिल जाता है। CP और CV, देखो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको CP और CV निकालना है। M आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। एक मिनट में इसका आंसर देखती हूँ। देखो जो आपको आंसर दिया हुआ है वो ये है कि CP माइनस CV इज इक्वल्स टू NR होता है। N आपका नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, R आपका गैस कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। तो CP माइनस CV करके आप ना निकाल लोगे, इतना आंसर आएगा, ठीक है। फिर ये सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर में आपका ये आएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों में CP माइनस CV जो है ना वो आपका दोनों इतना ही आ जाता है। बाकी CP और CV के जो अलग अलग फॉर्मूले हैं ना वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, थर्मल इक्विलिब्रियम अभी नहीं पढ़ना, पहले हमें पढ़ना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। आ जाओ, देखो आप जो है डिफरेंट वेज में आपको जो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होता है ना वो आप दो वेज में करते हो, एक होता है आपका रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। थर्मोडाइनमिक रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी डिफरेंट फॉर्म है। रिवर्सिबल आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका क्या होता है, स्टेट चेंज होता है सिस्टम में, हैपन स्लोली, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इन्फिनाइसिलियम स्टेप में होता है। सेम चेंज अचीव इरिवर्सिबली इन वन और फ्यू स्टेप। तो आपका जो चेंज होता है रिवर्सिबल यानी दोबारा से चेंज हो सकता है, आपका इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल। इरिवर्सिबल में आपका अगर एक बार कोई सिस्टम कोई काम कर गया तो दोबारा चेंज नहीं होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट, लेट अस टेक थर्मोडाइनमिक सिस्टम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस आपने ले लिया। एक सिलेंडर के अंदर जो आपका फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन लगा हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है उसका AM² और A का मास आपका 1 kg दिया हुआ है, पिस्टन में लगा हुआ है। होल प्लेस थर्मो सिस्टम, टेम्परेचर भी दिया हुआ है,
गैस में वॉल्यूम भी है V1, इनिशियल प्रेशर भी है आपका, और मास ऑफ द पिस्टन P1 V1 T1 ये आपका दिया हुआ है। इनिशियली आपका जो है ये एरिया दिया हुआ है और ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, एरिया भी है आपका ये, और ये भी इसका एरिया सेम है। P1 यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे P2 प्रेशर है, V1 V2 और T टेम्परेचर यहाँ पे सेम। तो आप क्या करोगे, आप ये आपका दिया हुआ है एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, ठीक है। नाउ रिमूव 1 kg ऑफ मास फ्रॉम द पिस्टन। अगर आपने मास को यहाँ से रिमूव कर दिया तो प्रेशर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जिसको आपने P2 बोल दिया, यानी कि आपका P1 जो है वो P2 के बराबर हो गया जब आप मास को रिमूव कर देते हो। गैस जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा V2 अगेंस्ट अपोजिंग प्रेशर P2, प्रोड्यूस वर्क। तो आपका वर्क यहाँ पे आ जाएगा, न्यू स्टेट ऑफ सिस्टम में आपका P2 V2 और T आ गया। तो वर्क लगा आपका, वहाँ पे आपका प्रेशर भी चेंज हो गया था और V2 माइनस V1 आ गया, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम V2 से V1 माइनस हो गया। तो जो आपका वर्क W1 है वर्क, वो वर्क डन बाय द सिस्टम है सराउंडिंग के बाद। वर्क 2 जो है वो आपका नेगेटिव, देखो P और आपका ये हो गया P1 है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू 1 kg मास, ठीक है। मास जो है वो दोबारा आ गया तो आपका वर्क डन जो है वो 2 लगेगा। कंप्रेशन अगर होगा, देखो ये आपका एक्सपेंशन में था, यानी कि आपका जब एक्सपेंड किया गया, पिस्टन को एक्सपेंड करोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम जो है चेंज हो जाएगी, चेंज हो गई वॉल्यूम V2 माइनस V1। लेकिन आपने जब आपका कंप्रेस कर रहे हो, अब आप पिस्टन से कंप्रेस करने की कोशिश करो तो वर्क डन जो होगा ना वो नेगेटिव अपोजिंग वाला प्रेशर लगेगा, क्योंकि आप जो है ऐसे कंप्रेस कर रहे हो तो प्रेशर जो लग रहा है वो आपका अपोजिट प्रेशर लग रहा है, और वॉल्यूम जो है V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वर्क 2 वो माइनस P1 और V1 माइनस V2 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में कैसे करोगे, सिस्टम जो इनिशियल स्टेट आएगा इक्वल नहीं होंगे। साइक्लिक प्रोसेस में एक पहला स्टेट था, स्टेट दोबारा आएगा, तो W साइक्लिक वाला जो होगा ना W1 है प्लस W2, ये आपका क्या है प्रेशर। तो W1 कितना था माइनस P2 V2 माइनस V1, दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आपका ये जो है साइक्लिक में आएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिवर्सिबल कैसे है। बोथ द ब्रैकेट्स के अंदर पॉजिटिव है, आपका डबल साइक्लिक जो है वो पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव है। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमने फाइंड किया कि बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट पे आ गया, लेकिन सराउंडिंग वाला नहीं है। एक्सपेंशन प्रोसेस में आपका वर्क जो होता है ना, वो वर्क जो होता है वो सराउंडिंग पे दोबारा से आ जाता है, यानी अगर आप वर्क लगा रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, तो आपने वर्क लगाया तो वो दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो आपके सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है साइक्लिक प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है, दोबारा से नहीं आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का होगा। तो रिवर्सिबल का आ गया, और यहाँ पे ऑल रियल प्रोसेस जो होते हैं ना, रियल प्रोसेस का मतलब होता है इरिवर्सिबल, यानी आपके जो रियल वाले प्रोसेस होंगे दोबारा से अगर आप एक बार काम कर देते हो दोबारा बैक नहीं होगा, तो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आपको डिफरेंस बताना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या, थर्मोडाइनमिक सिस्टम में चेंज इन स्टेट। रिवर्सिबल प्रोसेस देखो क्या मैं यहाँ पे बता रही हूँ, चेंज इन स्टेट थ्रू स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनटेसिमल स्टेप्स एंड गिविंग न्यू स्टेट। आपको देखो कई सारे चेंज आते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में, और आपको न्यू स्टेट देता है, जहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको सिर्फ फ्यू नंबर्स ऑफ स्टेप्स मिलते हैं, लेकिन रिवर्सिबल में आपको नहीं मिलता। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग को इक्विलिब्रियम में लाते हैं एक स्टेप में, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। रिवर्सिबल में आपका जो होता है स्टेट जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्सिबल यानी रिवर्स, दोबारा से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबल में आपका एक बार स्टेट आ गया, अगर कोई सीक्वेंस आ गया, वो दोबारा से रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये हो गया इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में जो होता है टेम्परेचर फैमिलियर प्रॉपर्टी है। थर्मल इक्विलिब्रियम इसको क्यों बोला गया, देखो टेम्परेचर है आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर आपका ए से बी में कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ए से बी में, और ये आपका सी भी हो गया, यानी कि अगर ए से बी में आपका टेम्परेचर, ए और बी अगर इक्विलिब्रियम है तो आपका बी और सी भी इक्विलिब्रियम में होगा, ए और सी भी इक्विलिब्रियम में होगा। ये चीज़ कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में आपका टेम्परेचर जो है जो चेंज हो रहा है। जैसे कि आप पहले पढ़ के आए थे कि आपका हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी अगर कांटेक्ट में होगा तो आपके हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो है टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी दोनों बॉडी ठंडी हो गई। ये देखो
एज्यूम करते हैं कि आपने 2 आइडेंटिकल क्यूब ले लिए जो कि मटेरियल से बना हुआ है, कलर चेंज विद टेम्परेचर के साथ ये कलर चेंज करता है। एक क्यूब ए है जो आपका हॉट है तो रेड कलर का है, दूसरा कोल्ड है आपका तो वो कूल है तो आपका ब्लू कलर का है। 2 चैम्बर को आपने सेपरेट कर दिया इंसुलेटेड पाथवे से, यानी कि आपने इंसुलेटेड पाथवे बॉक्स लगा दिया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो कलर चेंज होगा इनसाइड इंसुलेटेड बॉक्स में। तो देखो आपने 2 बॉडी ले ली, एक आपका ये ब्लू कलर का, एक आपका रेड कलर का। रेड है आपका हॉट बॉडी और ब्लू कलर का आपका कोल्ड बॉडी। अगर आपने ये इंसुलेटेड यहाँ पे दे दिया तो अगर हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी नहीं तो यहाँ चेंज नहीं आएगा। जब तक आपका हीट ट्रांसफ़र होता है दूसरी बॉडी तक, जब तक कि दोनों का कलर सेम ना हो जाए। आपने इसको रिमूव कर दिया, जैसे ही रिमूव किया तो आपके दोनों कलर सेम हो गए, यानी कि हीट जो है ट्रांसफ़र करके दोनों का कलर जो है वो सेम हो गया, तो हीट फ्लो हो गया। तो इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, यानी एक बॉडी जो है दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ गए, टेम्परेचर सेम हो गया दोनों ऑब्जेक्ट का। दूसरी तरफ एक और हमने लिया, देखो सिस्टम लिया फ्रॉम आउटसाइड तक, यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है जो इंसुलेटेड बॉक्स है। एक ए है, एक बी है, एक सी है, 3 है। इंसुलेटेड पार्टीशन इनके बीच में था और एक नीचे पे भी है इंसुलेटेड पार्टीशन, इनके बीच में था। जब आपने इसको रिमूव किया तो आपका ये वाला ए बी जो है इक्विलिब्रियम में आ गए, तो आपका सी वाला भी इक्विलिब्रियम में आ गया। मैंने पहले बताया था ना आपको, अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है तो सी वाला इन दोनों के इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे इसका भी टेम्परेचर सेम हो गया, तो ये आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है। यानी ए एंड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो थर्ड वाला सिस्टम भी दोनों के थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ए बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, एक के ए बी हो गया तो सी वाला भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अगर कोई भी मिस्टेक्स है आपके पास, मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बता देना कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँगी। यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं। एनर्जेटिक्स क्या होता है, मैंने बता दिया कि एनर्जी का फ्लो होना, ठीक है, सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो आपका एनर्जेटिक्स है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप देख लेना कि किस तरीके से आपका ये एनर्जी और वगैरह टेम्परेचर भी दिया हुआ है, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने करवाया है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में कराया, वो आप कर लेना। यहाँ पे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको, यहाँ पे हीट को कैलकुलेट करना है आपको। कैसे कैलकुलेट करोगे? आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक। ये क्वेश्चन ये आपका आता है हमेशा, सीवी और सीपी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे? थर्मोडाइनमिक रिवर्सिबिलिटी क्या है? 0th लॉ ऑफ ऑर्डर क्या है, ठीक है। 4th वाला एक बार ही देख लेते हैं। ये देखो, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली आएगी ना उसके अंदर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपके, ठीक है, इनके। तो ये था आपका जो है यूनिट नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट में इसका यूनिट नंबर 2। आपको कैसा लगा ये, आपको समझ में आया है या नहीं, अब मुझे कमेंट में बता देना। जो भी इसके अकॉर्डिंग मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी। आपका केमिस्ट्री 149 तो आपका रेगुलर चल ही रहा है, इसके बाद आपका वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी छोटी नहीं मतलब अच्छी खासी यूनिट 1 है आपका, यूनिट वाइज बोला है, तो इसमें भी काफ़ी लेक्चर जाएंगे, 10-15 यानी जितने यूनिट होंगे उसके अकॉर्डिंग लेक्चर जाएंगे। आप अच्छे से भी कर लेना, 1 शॉट भी लाऊंगी। जब आप 1 शॉट पढ़ोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको यूं ही चुटकियों में समझ में आ जाएगा अगर आप पहले से पढ़ लोगे। तो जितने भी लेक्चर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ आप कंप्लीटली, जितने जैसे भी मैं अपलोड करती हूँ आप कंप्लीटली देखते चलो, आप पढ़ते चलो, देखते चलो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब तो करो क्योंकि जुड़े रहो मेरे साथ, ठीक है। बाय बाय।